हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटे? सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। हम कर रहे थे क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण क्या रहे, जिसमें हमने 4 पॉइंट कर लिए थे आपके। जिसमें था हमारा फर्स्ट पॉइंट द्वितीय विश्व युद्ध तथा इंग्लैंड का भारत की ओर से युद्ध में शामिल होना। सेकंड किया था हमने वायसराय की घोषणा तथा कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। थर्ड किया था हमने कांग्रेस का सरकार को सशर्त सहयोग का प्रस्ताव व अगस्त घोषणा। फोर्थ किया था हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह। आज हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट क्रिप्स मिशन की असफलता, कि क्रिप्स मिशन किस तरह से असफल हुआ था। कि जो 1942 ईस्वी में चीन के राष्ट्रपति मार्शल चियांग काई शेक अमेरिका जाते समय कलकत्ता रुके और उन्होंने गांधी जी से मुलाकात करके उन्हें विश्वास भी दिलाया कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भारत की स्वाधीनता के लिए समझौते के लिए कहेंगे। जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है रूजवेल्ट ने चर्चिल को इस बारे में कई बार लिखा भी था कि वो भारत के साथ अच्छा सलूक करे, भारतीयों को स्वराज्य में स्थान दें, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंततः क्या हुआ कि जो भारतीय समस्या को हल करने के लिए चर्चिल ने मार्च 1942 ईस्वी में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन बुलाया था। किसके नेतृत्व में? सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में बुलाया था, जिसे क्रिप्स मिशन के भी नाम से जाना गया। और सर क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुंचकर 20 दिनों तक भारतीय नेताओं से बातचीत की और इसके बाद उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे। इन प्रस्ताव को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। फर्स्ट था युद्ध के पश्चात होने वाले प्रस्ताव, सेकंड था युद्धकालीन प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में भी कहा गया था कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो देश के संविधान का निर्माण करेगी। परंतु क्या हुआ कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वशासन दिया जाएगा, ये भी कहा गया। और जिस राज्य को संविधान स्वीकार न हो उसे संघ से अलग होने की छूट भी मिलेगी। परंतु क्या हुआ कि जो संविधान सभा में सभी देशी राज्यों व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होंगे। और युद्धकालीन प्रस्ताव में कहा गया कि जो संविधान सभा के गठन तक भारत की रक्षा की जिम्मेवारी इंग्लैंड सरकार की होगी तथा भारतीयों को युद्ध परिषद में स्थान दिया जाएगा। इसमें ही क्या हुआ कि जो क्रिप्स प्रस्ताव से भारतीय जनता विशेष रूप से गांधी जी को बड़ी निराशा हो गई, क्योंकि इसमें उसकी बात नहीं सुनी गई और वे उनके विचार बदलने लगे थे निराशा से। और उन्होंने जापान मित्र को अपने पत्र में लिखा कि जो अंग्रेजों को अब भारत छोड़ देना चाहिए, अंग्रेज भारत में ऐसा खतरा पैदा ना करे जैसा उन्होंने सिंगापुर और मलाया में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व युद्ध का घमासान 2, कि 1941 ईस्वी के मध्य तक द्वितीय विश्व युद्ध काफ़ी व्यापक हो चुका था, क्योंकि हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। परंतु क्या हुआ कि 1941 ईस्वी में जो मध्य में 1941 के मध्य में द्वितीय विश्व युद्ध एक व्यापक दृष्टि में था और विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की लगातार हार हो रही थी। परंतु नाजी जर्मनी की सेनाओं ने अधिकांश पश्चिमी यूरोप पर विजय प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी यूरोप में मध्य एशिया की तरफ अपनी लगातार बढ़ रहे थे। दूसरी ओर जापान ने संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया को रोंद डाला था तथा चीन के अधिकतर प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया था। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को जापानी सेनाएं सिंगापुर पर कब्जा कर चुकी थी और मार्च में जापान का रंगून एवं अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा हो गया था। मार्च में जो जापान है उसका रंगून पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा हो गया था। और इस प्रकार युद्ध भारत की सीमा पर दस्तक दे रहा था। इस प्रकार भारत पर जापान का खतरा बढ़ रहा हो और अंग्रेजी सरकार इसकी सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। और जापानी आक्रमण ने गांधी जी तथा कांग्रेस को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट है आपका कि बर्मा से आने वाले शरणार्थियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार, कि जो बर्मा से शरणार्थी आए थे उनके साथ किस तरह से
उन शरणार्थियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था। उन्होंने कहा है कि जो सिंगापुर है, बर्मा है, रंगून है, या आपका ये कह सकते हैं आदि जापानियों पर अधिकार होने से जब भारतीय शरणार्थी आ रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो भारत आने के लिए सड़क का निर्माण करवा दिया गया था, परंतु सड़क ने भारतीयों को नहीं आने दिया और भारतीयों को भारत पहुंचने के लिए जो जंगली जानवरों से परिपूर्ण जंगल थे, पर्वत थे, उनसे गुजर कर आना पड़ा था। और जब उन्होंने भारत आकर अपनी जो दुख भरी दास्तां है, वो कहानियां हैं, वो सुनाई और भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया था। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पंडित हृदयनाथ तथा अणे ने भारतीय शरणार्थियों की करुणाजनक अवस्था को अपनी आंखों से देखा और कहा कि जो भारतीय शरणार्थियों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे किसी घटिया जाति से संबंध रखते हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। कि जो भारत है, भारत में 1930 से ही आर्थिक मंदी बनी हुई थी और परंतु युद्ध के दौरान जो साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने भारत से इंग्लैंड को अनाज, धन, वस्तुओं का उत्पादन निर्यात किया था और जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि भारत से बहुत सारा धन है, जो वस्तुएं हैं, वो सारी इंग्लैंड भेज दी थी। उसी तरह से अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारत से धन, वस्तुएं निर्यात कर दी गई, जिसके कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई और युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए थे और महंगाई बढ़ती गई और महंगाई के ने किसानों व मजदूरों की स्थिति को और भी ज़्यादा बदतर से बदतर कर दिया था। दूसरी तरफ ब्रिटिश उद्योगपति व पूंजीपति युद्ध के कारण भारी मुनाफा बटोर रहे थे, क्योंकि पूंजीपतियों को तो ज़्यादा लाभ हो रहा था, क्योंकि वो जो लोग आम जनता है वो अपना घर चलाने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए वस्तुओं को खरीद रही थी, जिसके कारण उन्होंने सोचा क्यों न हम इसके दामों को बढ़ा दें और भारतीय जो किसान है, मजदूर हैं, उनको बहुत ही लॉस हो गया। वो एक एक तिनके के लिए भी तरस गए थे। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय जनता की जो अंग्रेजी शासन से आस्था थी वो घटने लगी थी और लोगों ने बैंकों तथा डाकघरों से अपनी जमा पूंजी निकालना शुरू कर दिया था। अपनी बचत सोना, चांदी व सिक्कों में बदलने लगे और कागजी मुद्रा ने जनता का विश्वास उठा दिया और बिहार एवं यूपी में अनाज की जमाखोरी होने लगी थी। व्यापारी अपने अनाज के भंडार बैंकों के पास रखने लगे और इस प्रकार भारतीय जनता की जो दुर्दशा है वो गांधी जी को आंदोलन छोड़ने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट आपका पूर्वी बंगाल में क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल में व्यय तथा आतंक का राज्य, कि पूर्वी बंगाल में किस तरह से व्यय हुआ, आतंक का राज्य किस तरह से बन गया। वो कि जो आप जापानी आक्रमण के खतरे को देखते हुए पूर्वी बंगाल में व्यय तथा आतंक का वातावरण स्थापित हो गया था और सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से बंगाल में कुछ कदम उठाए, जिनका उद्देश्य जापानी सेना को भारतीय संसाधनों के प्रयोग से रोकना था। सरकार ने क्या किया कि सरकार ने किसानों की भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया और बंगाल के लोगों की आजीविका का जो प्रमुख साधन था नावें थी। जो बंगाल के लोग थे उनकी जो जीविका है उनका साधन था नावें, ठीक है। उन नावें थी जिनकी सहायता से वे समुद्र में मछली पकड़ लेते थे, परंतु सेना ने लोगों की नावें जब्त कर ली और इससे जनता की जो रोजी रोटी का साधन वो भी छीन लिया गया। गांधी जी ने लिखा है कि जो पूर्वी बंगाल के लोगों से नावों का छीनना उसी प्रकार है जैसा कि शरीर का आवश्यक अंग काट लेना, और इस प्रकार सरकार के उपायों ने जनता को आक्रोशित कर दिया था। नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस का दर्शन, कि सुभाष चंद्र बोस के जुझारू तथा संघर्षशील राजनीतिक दर्शन का गांधी जी पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। जिसमें देश में अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण था, उस समय सुभाष चंद्र बोस अपने घर से नजरबंद होकर
वेश बदलकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच गई थी। ठीक है, जब वहाँ उन्होंने क्या किया कि वहाँ उन्होंने जाकर दूरी राष्ट्रों, जो दूरी राष्ट्र में कौन कौन है आपके, जर्मनी है, जापान है, इटली है, वो आपके दूरी राष्ट्र हैं। ठीक है, दूरी राष्ट्रों के शासन अध्यक्षों से समानता के स्तर पर बातचीत करके अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करवाने के लिए सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किया और सिंगापुर में उन्होंने मोहन सिंह तथा रास बिहारी बोस के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया था। उन्होंने विदेशों से अपने रेडियो प्रसारणों से भारतीय जनता को त्याग और बलिदान देने का आश्वासन या आह्वान किया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ते रहने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो सुभाष चंद्र बोस के जो महान दर्शन से जनता में क्या हो गया, जोश उत्पन्न हो गया, जागृति हो गई, कांग्रेस पर भी उनके विचारों का असर होने लगा था और कांग्रेस ने संघर्षशील मार्ग अपनाने की सोची थी। और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस के दर्शन से ही प्रेरित होकर लिया था। ठीक है, ये थे आपके 10 पॉइंट बेटे, किसके, क्रांतिकारी जो परिस्थितियां किस तरह से उत्पन्न हुई थी उस। ठीक है, ओके।